हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट 473 प्लस पर। दोस्तों, मैं आकाश कुमार उपाध्याय आपके साथ बहुत दिनों से जुड़ते हुए आ रहा हूँ और अभी हम जो है केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर खत्म करने वाले हैं। कहिए तो लास्ट, नहीं तो 2 लेक्चर्स लग सकते हैं, और अगर लॉन्ग लेक्चर कहिएगा तो एक ही लेक्चर में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको 2 लेक्चर में खत्म करें, अभी एक लेक्चर में खत्म ना करें। दोस्तों, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से शुरू हो चुकी है, क्योंकि आपने अब 10th का शायद एडमिशन भी हो गया होगा आप लोगों का, और अब तो हो ही गया होगा, और साथ में आपकी पढ़ाई शुरू हो गई है। फिजिक्स आपका खत्म हो गया है, फिजिक्स आपका खत्म हो गया, पहला चैप्टर लेसन 1। अगर आपका टेस्ट एग्जाम होता है शायद गर्मी छुट्टी के बाद, तो उस समय में आपका फिजिक्स शायद 3 लेसन से आगे नहीं आएगा। केमिस्ट्री भी लेसन 1, 2, 3 से आगे नहीं आएंगे। और बायोलॉजी, बायोलॉजी का दोस्तों क्या है ना कि कोशिश होगी उसका भी 3 चैप्टर से ज्यादा तो नहीं आएगा। देखते हैं हम बायो कैसा पढ़ा पाते हैं, क्योंकि आज तक हमने बायो देखा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइंस का। अब हम ये तो दावा करते हैं आपको कि आप फिजिक्स में तीनों लेसन बना के आइएगा, इसमें भी बना के आइए, क्योंकि बनाना तो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ही है। आपको आप तो कोई कुछ चीज पूछने वाले तो है नहीं अभी फिलहाल। ठीक है, तो ये हो गया साइंस का। अब हम लोग सोशल साइंस की बात करते हैं। सोशल साइंस, सोशल साइंस में हिस्ट्री भी मुश्किल से इसमें लेसन 2 पूछे जा सकते हैं, 1 और 2। और ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का भी 2 लेसन पूछा जा सकता है। 2 नहीं, मतलब वो चैप्टर 1 में जो पहला होगा प्राकृतिक संसाधन, दूसरा जो संसाधन होगा, उस तरह से 2। ठीक है, लेसन 1 के टॉपिक्स 2। ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद सिविक्स। सिविक्स तो 1 लेसन बहुत हो गया, फिजिक्स तो 1 लेसन पूछ लिया, बहुत हो गया, लेकिन फिर हम लोग 2 खत्म करेंगे। और इकोनॉमिक्स भी 2, इकोनॉमिक्स के भी 2 लेसन, 1 और 2। और लास्ट में बचता है डिजास्टर मैनेजमेंट, वो तो अभी नहीं पूछेगा, और पूछता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हो जाएगा। अब बचता सिर्फ आपका इधर हिंदी है और संस्कृत है और इंग्लिश है। संस्कृत का तो आपका 1 लेसन हो चुका है, इसमें लेसन का चांसेस 1, 2, 3, 4, 5 रहेगा। इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5 इधर से, और 1, 2, 3, 4, 5 उधर से, मतलब गद्य का भी और पद्य का भी। ये हो गया गद्य का और ये हो गया पद्य का। ठीक, इंग्लिश में कौन कौन सा लेसन होगा? इंग्लिश में तो शायद ज्यादा कुछ नहीं आना चाहिए, 1, 2, 3 बहुत हो गया, और फिर उसके बाद ग्रामर। ठीक है, हम लोग पढ़ क्या के लिए, फिजिक्स का पहला लेसन हो गया, अब सिर्फ यही 2 लेसन देखना है। केमिस्ट्री का पहला लेसन होने वाला है, सिर्फ 2 लेक्चर और है। ठीक है, इसके बाद हम फिजिक्स का दूसरा लेसन जल्दी लेके आएंगे, और साथ में सोच रहे हिस्ट्री का पहला लेसन शुरू कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि संसेट तो हो ही गया ऑब्जेक्टिव के साथ। हाँ, सबसे मेन सब्जेक्ट तो छूट ही गया, मैथ। मैथ में हम लोग पॉलिनोमियल से शुरू करेंगे। पॉलिनोमियल इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश नाम भी मैथ में सबका जानना जरूरी है। एलएस, उसका होता है बहुपद। ठीक, क्या होता है? बहुपद। ये हम लोग जरूर देखेंगे। ठीक है, चलो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। और अभी फिलहाल हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री में हम लोग का चैप्टर 1 हो रहा है। केमिस्ट्री में कौन सा हो रहा है? हम लोग का चैप्टर 1 हो रहा है। अब चैप्टर 1 में क्या हो रहा है? चैप्टर 1 में हो रहा है केमिकल इक्वेशन का टाइप होगा आज, क्योंकि उसमें लोगों ने रिएक्शन पढ़ लिया था और भी बहुत सारी बातें पढ़ ली थी। क्या क्या पढ़ा था एक बार उसको हम लोग माइंड मैप करते हैं, अपने माइंड में रिवीजन करते हैं उसका, और तुरंत हम लोग दूसरा चीज शुरू भी करते हैं। बस तुरंत, चलो इसको मिटाते हैं हम। नेक्स्ट
आप लोग देखिए अभी मिनिमम कुछ नोटिस दे देते हैं कि शायद आज जो है आपको चैप्टर 1 का नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर टारगेट 400 अच्छा टारगेट जोन पर मिल जाएगा। और अगर ये तो हो गया बिहार बोर्ड वालों के लिए, किसके लिए? बिहार बोर्ड वालों के लिए। बिहार बोर्ड वाला क्लास 10 किसका? बिहार BSc क्लास 10। ठीक। अब कोई बच्चे होंगे उनका मान होगा कि सर क्या आप भैया क्या आप CBSE नहीं पढ़ाइएगा? पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? उसके लिए हमारा चैनल है गुरुकुल फॉर CBSE। ये हमने लिख दिया अपना CBSE क्लास 10 के चैनल का नाम गुरुकुल फॉर CBSE क्लास 10। इसमें 9 भी होगा, ठीक है, इसी में होगा क्लास 9, फिर उसी तरह से करके इसमें 11 भी शुरू होगा और इसमें 12 भी शुरू होगा। फिर यहाँ पे BSEB के लिए टेलीग्राम चैनल हो गया हमारा, और अगर हम यहाँ पहले यूट्यूब चैनल का नाम लिखते हैं तो वो है 475 प्लस। अगर जुड़िएगा तो हमारी तो पूरी कोशिश रहेगी कि आप लाइए। ठीक। उसके बाद क्या है, ये हो गया। इसी तरह से यहाँ पे चलेगा 9th के लिए भी और 11th के लिए भी और 12th के लिए। 12th के लिए 11th के लिए हम दूसरा नाम सोचेंगे, वो शायद यही हो सकता है गुरुकुल फॉर BSEB। ठीक। इसी तरह से करके हम इस तीनों का भी नाम आपके पास लाएंगे। और देखिए हमारे चैनल का नाम बदला सकता है। देखिए यहाँ हम सोच रहे हैं कि दोनों को साथ रखें, मतलब दोनों को एक जैसा रखें, तो इसीलिए सोच रहे हैं कि इसको भी यही नाम दिया जाए, लेकिन हम 10th का यही रखेंगे और 9th 11th और 12th को हम करने वाले हैं गुरुकुल फॉर BSEB। ठीक है। ये आपका 10th हो गया, 9th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया और इधर CBSE का भी हो गया। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको देना था और ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको आज क्लास शुरू होने से पहले दे दिया। ठीक है। और अब हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। लेक्चर में हमको क्या देखना है? लेक्चर में हमको देखना है सबसे पहले कि हम केमिकल इक्वेशन में पढ़े क्या क्या। सबसे पहले क्या देखना है कि हमने केमिकल इक्वेशन में क्या क्या पढ़ा। हमने केमिकल इक्वेशन में क्या क्या पढ़ा है। चैप्टर का नाम है आपका केमिकल रिएक्शन। इतना आपको इंग्लिश आना चाहिए मेरे भाई। और इक्वेशन एंड इक्वेशन, जिसका हिंदी होता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक। ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में एक छोटा सा 5 मिनट का। 5 मिनट भी बहुत हो गया, लेस देन 5 मिनट लेंगे हम। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम क्या बोल रहे थे? हमने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या बताया था? कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन होती है। इसमें LHS के साइड जो एलिमेंट्स होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं, जो घटक होते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। और जो RHS के साइड होते हैं उसे प्रतिफल कहते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो अभिकारक का इंग्लिश होता है रिएक्टेंट और प्रतिफल का इंग्लिश होता है प्रोडक्ट। ठीक। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा, जो मेनली देखा वो ये देखा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ बदलता नहीं, माने एलिमेंट बदलेगा नहीं, सिर्फ उसका स्थान बदलता है। क्या बदलता है? स्थान बदलता है। ठीक है। ये सारी बातें हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया में देखी थी, उसकी विशेषता। उसके बाद देखा था कि हम किसी भी इक्वेशन में किसी भी चीज में पता कैसे चला कि वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो इसके लिए हमने रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं देखी थी। कितनी विशेषताएं थी मेरे भाई? 5 विशेषताएं थी। पहला था गैस का निकलना, दूसरा था गैस का निकलना और दूसरा था अवक्षेप का बनना, तीसरा था तापमान में परिवर्तन, चौथा था रंग में परिवर्तन और लास्ट और आखिरी था अवस्था में परिवर्तन।
ठीक ठीक है। उसके बाद विशेषता के बाद हमने रासायनिक समीकरण सीखा। क्या सीखा? रासायनिक समीकरण कि किसी भी अभिक्रिया को दो तरीके के समीकरण से दिखाया जा सकता है। पहला होता है शब्द समीकरण, जिसमें कि भाग लेने वाले पदार्थों का उनका नाम लिखकर सूचित किया जाता है, और रासायनिक समीकरण जिसमें भाग लेने वाले पदार्थों के सिंबल, प्रतीक या फिर उसका फॉर्मूला लिखकर बताया जाता है, तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या था? रासायनिक समीकरण के बाद था मेरे भाई कि इसको हम लोग संतुलित कैसे करते हैं। फिर क्या था? इसको हम लोग संतुलित कैसे करते हैं और हम संतुलित क्यों करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत को लागू रखने के लिए ही समीकरण को, रासायनिक समीकरण को क्या किया जाता है? संतुलित किया जाता है। ठीक है। उसके बाद यही था, ये हो गया, ये हो गया, विशेषता हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? उसके बाद तो शायद आ गया होगा किसी भी चीज, किसी भी इक्वेशन को हम और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, हमें जानकारी पूर्ण हम कैसे बना सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने 3 देखा था। सबसे पहला कि भौतिक अवस्था को बताकर, किसको? भौतिक अवस्था को बताकर। ठीक है। दूसरा क्या देखा था? दूसरा देखा था हम लोगों ने कि उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया को बताकर, उष्मा शोषी हुई है या उष्मा का शोषण हुआ है या उष्मा का ह्रास हुआ है, इस चीज को बताते। फिर तीसरा क्या था? तीसरा हम उसके उत्प्रेरक को बताते थे कि इस चीज की उपस्थिति में अभिक्रिया हुई है। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक बाकी है। कहने को तो 3 से 4 टॉपिक बाकी है कि पहला जो बाकी है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन या फिर इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। दूसरा है कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन अब इन आवर लाइफ। अब इसका हिंदी क्या होता है? इससे वो कुछ सीखना चाहिए। इसका हिंदी क्या होता है? ठीक है। इसका हिंदी होता है ऑक्सीकरण और अपचयन का हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव। फिर एक लास्ट जो कहने को टॉपिक है वो है समीकरण की सीमा, कि समीकरण कहाँ तक बता सकता है। ठीक है। यही होगा, और शायद इसमें कुछ भी बाकी नहीं है। और भी जो छोटा छोटा टॉपिक होगा, मेनली जो टॉपिक बाकी है वो यही 2 बाकी है। ठीक है। अब और एक क्या कि इंफॉर्मेशन क्या क्या देता है, किसी भी रिएक्शन से हमें क्या क्या पता चल सकता है। बस यही मेनली ये 2 टॉपिक्स बाकी हैं, और आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब मैक्सिमम 7 से 8 लेक्चर का ये हो सकता है आपका 7 से 8 लेक्चर का। ठीक है। चलो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपने एनसीईआरटी में क्या देखा हमको नहीं पता, लेकिन आप अभी भारतीय भवन पढ़ रहे होंगे। क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय वन। तो भारतीय वन में बहुत सारे प्रकार दिए होंगे, मैक्सिमम 5 7 कुछ 9 के आसपास उन्होंने दिया होगा। हम बताते हैं आपको उन्होंने क्या क्या दिया होगा। ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण के प्रकार। ठीक। रासायनिक समीकरण के प्रकार में जो सबसे पहला आपको सीखना है वो होता है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा आपको पढ़ना है वियोजन अभिक्रिया कहिए, वियोजन कहिए या फिर अपघटन कहिए। ठीक है। अभिक्रिया।
इसका इंग्लिश होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सुनना क्या हुआ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, इसके बाद क्या होता है ना कि वियोजन के बाद वो पढ़ा देता है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया नहीं होती, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को ही 3 तरीकों से पढ़ा जाता है। सबसे पहला होता है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा होता है विद्युत वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। और तीसरा, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट उष्मा वियोजन अभिक्रिया करिए तब उष्मीय लिखने, नहीं तो यहाँ उष्मीय लिखिएगा फिर विद्युतीय लिखेगा और फिर प्रकाशीय लिखेगा, इसलिए डायरेक्ट प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। अगर इंग्लिश हो पाएगा तो उष्मा होगा। ये होगा हीट डीकम्पोजिशन रिएक्शन, हीट डीकम्पोजिशन रिएक्शन, हीट डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये होगा आपका इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और लास्ट वाला तो पता चल रहा होगा, प्रकाश यानी फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ठीक। अब इसी में देखो तुम लोगों का तीसरा होगा विद्युत वियोजन अभिक्रिया, विद्युत फिर विद्युत अपघटन अभिक्रिया, तो तीसरा हो गया। ठीक है, अब देखो चौथा और तीसरा हम क्या बता रहे हैं, विस्थापन अभिक्रिया होगा, है ना, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। फिर चौथा इसका इंग्लिश होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, उसके बाद होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसको कि हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, फिर आता होगा आपका एक अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सा, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक, वो भी होता है लेकिन वो द्विविस्थापन में ही आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो हम चलो लिख ही देते हैं, 5वां नंबर है अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया जिसका इंग्लिश होता है प्रिसिपिटेट रिएक्शन। ठीक, फिर छठा नंबर देखो मेरे ग्रुप से तो अब 5 ही होना चाहिए, 5वां की जगह पे होना चाहिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीकरण और अवकरण अपचयन अभिक्रिया। लेकिन आपके लिए हम क्या कर रहे हैं कि 3 नंबर पे विद्युत संयोजन हो गया, हम ये तीनों सीखेंगे, ये तीनों सीखेंगे। और उसके बाद अवक्षेपण जो मेन नहीं है लेकिन फिर भी इसको लिख रहे हैं हम, और उसके बाद भी मेन नहीं है जिसमें आपका लिखा होगा उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, ये लिखा होगा, तुम दोनों को लिख देते हैं, और उष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसको शायद कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक रिएक्शन, थर्मिक, और इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और 8वां और सबसे मेन यही है, ये 8 ही सबसे मेन है। ठीक है, ये होता है आपका ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण, अपचयन लिखो, अवकरण नहीं, अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, ये हो जाएगा।
देख लो, इतना ही रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तुमको पढ़ना है, इतना सा ही पढ़ना है, ठीक है। हम हट गए थे थोड़ा सा, इंग्लिश के साथ साथ सबका डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसका फोटो स्क्रीनशॉट खींच ही लेना, भूलना मत, ठीक है। ये भी देख लेना कि उष्मा वियोजन अपघटन अभिक्रिया को ही 3 तरीकों से पढ़ा जाता है, ठीक है। चलो ले लिए स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। सिर्फ ऑक्सीकरण और अपचयन को छोड़कर सारा का सारा हम आज ही खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टाइम किसमें लगेगा? टाइम सिर्फ 2 में लगेगा। उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी तो हमने आपको पढ़ा ही दिया है, लेकिन फिर भी हल्का सा हम उसमें आपको दिखा देंगे। चलो शुरू करें। सबसे पहले पढ़ना है कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन यानी संयोजन पढ़ना है, तो संयोजन को छोड़ के बाकी सारा हम मिटाते हैं। ठीक है। अब संयोजन अभिक्रिया, अब सुनो मेरी बात को। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब ऐसे तुमको संयोजन नहीं, कॉम्बिनेशन में तुमको कंबाइन नजर आ रहा है, कंबाइन, कंबाइन, कंबाइन मतलब तुम क्या समझते हो? मिलना, मिलना, तो बस वही होता है संयोजन, मिलना। अब लेकिन सवाल बस यही उठता है कि किसके मिलने से बनेगा, सवाल सिर्फ वही उठता है कि किसके मिलने से बनेगा। तो वे अभिक्रिया, क्या? वे अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, कॉम्बिनेशन यानी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर या फिर अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। इसको बताओ, संयोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन आ गया आप लोगों को। संयोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो वो 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या हो सकता है, देखो तुमको थोड़ा कुछ खास बात बताते हैं। संयोजन अभिक्रिया में समझो कि क्या हो सकता है। पहला केस हो सकता है, ये केस 1 हो सकता है कि इसमें तत्व और तत्व ही मिलकर तुम्हारा यौगिक बनाए। क्या बनाए? यौगिक बनाए। केस 2, केस 2 क्या हो सकता है कि तुम्हारा यौगिक और यौगिक ही मिलकर क्या बनाए? यौगिक बनाए। क्या बनाए? यौगिक बनाए। और केस 3 कि तुम्हारा एक तत्व और एक यौगिक मिलकर एक यौगिक बना। कॉम्बिनेशन अभिक्रिया में सबसे चीज जानने वाली जरूरी चीज ये है कि संयोजन अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट के साइड रिएक्टेंट के साइड होना चाहिए वो कम से कम 2 पदार्थ होने चाहिए। कितने? कम से कम 2 पदार्थ होना चाहिए। और जो प्रोडक्ट के साइड यानी प्रतिफल के साइड कम से कम 1 सिंगल कंपाउंड यानी एक कंपाउंड अर्थात यौगिक होना ही चाहिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये चीज तुमको समझ में आना चाहिए कि मेरे भाई अभिकारक के साइड में कम से कम 2 पदार्थ और प्रतिफल के साइड में कम से कम 1 पदार्थ तो होना ही चाहिए, ठीक। और कुछ इसमें जानने वाली बात तो नहीं है संयोजन अभिक्रिया में सॉरी, ठीक है। ये तो चीज हो गई संयोजन अभिक्रिया, बस इतना सा है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्या देखते हैं? एग्जांपल्स। अब देखो एग्जांपल मेन है, एग्जांपल मेन है। एग्जांपल नंबर 1 देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एग्जांपल नंबर 1 क्या बोले कि कोई भी ठीक है। सबसे पहला लो कि अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा?
हम सभी जानते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। इसमें क्या करोगे, नीचे में लिखोगे कि ये मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है। जब ये रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। माने तो लिखो, नहीं है तो मत लिखो, लेकिन हम लिखे। क्या पता किसी बच्चा को Mg पता ना हो क्या होता है, तो हम बता दें कि Mg बाबू क्या होता है? मैग्नीशियम। और O क्या है? ऑक्सीजन। और MgO क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एक चीज हमको सबसे पहले देखना है कि क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है। अगर नहीं तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए हमको उसको बैलेंस्ड करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? कि हमको उसको बैलेंस करना है। तो देखो क्या, सबसे पहले तो एक चीज जो जरूरी है, ये बताइए कि क्या मैंने ये रिएक्शन सही लिखा है? नहीं, मैंने रिएक्शन सही नहीं लिखा, क्योंकि ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल ऑक्सीजन हमेशा गैस फॉर्म में पाया जाता है, यानी O2 में पाया जाता है। और जब O2 लिख रहे हैं तो यहाँ पे साफ सुथरा पता चल रहा है कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो हम ऑक्सीजन को 2 लेने के लिए यहाँ पे 2 बैठाएंगे और मैग्नीशियम को 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? उसमें कोई दिक्कत? इसी तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स लेने हैं आपको। इसमें तो दोनों का दोनों क्या है? केस 1 ही फॉलो हो रहा है कि मैग्नीशियम भी एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एलिमेंट है। अब एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल 2 क्या है कि हाइड्रोजन का रिएक्शन जब ऑक्सीजन से कराओगे, ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया ऑक्सीजन। जब बाबू इसका रिएक्शन कराओगे तो H2O बनेगा और ये हो जाएगा वाटर। ठीक, ये हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, बात खत्म। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक है, इसी तरह से हम, मेरे पास एलिमेंट, 2 एलिमेंट करके हमने 2 उदाहरण दे दिए। अब क्या उदाहरण? अब 2 एलिमेंट करके तो दे दिए, अब देते हैं कंपाउंड वाला। किसका वाला? कंपाउंड वाला। कुछ कंपाउंड वाला भी तो देखना चाहिए, कुछ कंपाउंड वाला भी तो देखना चाहिए। और कंपाउंड वाला दिखाते हैं तुमको। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, तुमने कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड का नाम सुना है? CaO। जो तुम घर में, घर के पोताई के समय जो तुम थैला में चूना लाते हो, तो वो CaO ही है। क्या है? CaO है। ठीक है, उसको क्या करते हो? तुम पानी में डालते हो, पानी में डालते हो तो वो घोल बनता है, घोल बनता है कि नहीं? तो वो CaOH का होल 2। तुमको पता है इसके बारे में? हम तुमको कुछ बताते हैं। देखो, ये भी कंपाउंड, ये भी कंपाउंड और ये भी कंपाउंड, माने 2 यौगिक मिलकर एक यौगिक का निर्माण करेगा। ये कैसे अभिक्रिया होगी? संयोजन अभिक्रिया होगी। सवाल उठा होगा इसका यूज क्या है? बाबू, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले अधिकतर क्वेश्चन होते हैं कि तुमको रिएक्शन लिख कर दे देगा और बताएगा ये किस प्रकार का रिएक्शन है। और जब मेरे पास 2 तत्व या 2 यौगिक या एक तत्व और एक यौगिक मिलकर सिंगल कंपाउंड यानी बनेगा तो यौगिक ही, और वो भी कैसा? एक। तब चलकर हम बताएंगे कि वो कैसा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन अर्थात संयोजन अभिक्रिया। ठीक, इसके बारे में कुछ जानो कि जब इसको पानी में तुम मिलाते हो तो ये मेरे पास बनता है, और जब इसको दीवार पे ले जाते हो ना, दीवार पे जब इसको सफेदी करते हो ऐसे ऐसे करके, तो वो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है, और तब चलकर ये चमकता है। क्या करता है? ये चमकता है। ठीक है, चलो वो भी रिएक्शन हम दिखा देते हैं कि जब इसको दीवार पे पोता जाता है, किसको पोता नहीं, मतलब जब पेंट करते हैं, इसी को ना लेते हैं पेंट करने के लिए, तो ये हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करता है और CaCO3 बनाता है। क्या बनाता है? CaCO3 बनाता है। इसी को हम कहते हैं, यही तुम्हारा ओरिजिनल, जो तुम पेंट करने के बाद जो तुम्हारे पास सफेदी आती है, वो CaCO3 के रूप में आती है। ठीक है, कोई दिक्कत इसको समझने में नहीं ना? चलो, इसमें एक और चीज है, इसमें जल, देखो बनता तो सब में है ना, इसमें भी उष्मा बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है कि नहीं होती है? इसमें भी होती है उष्मा, उतना नहीं। इसमें क्या है? इसमें एक और चीज बनता है, वो होता है जल, जो लिक्विड फॉर्म में बनता है। लेकिन वो चीज बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये भी एक तरह का जो मेन यौगिक बनाता है वो CaCO3 बनाता है। ठीक है, चलो अब देखो, हम एक तत्व और एक यौगिक लेते हैं, एक तत्व और एक यौगिक लेते हैं। उसके बाद मेरा एग्जाम्पल 5 के साथ हम 5 एग्जाम्पल इसको देके
इसको संयोजन अभिक्रिया को खत्म करते हैं। पांचवा एग्जाम्पल है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ किया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, पहला क्या हो गया? पहला हो गया तुम्हारा मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर बनाएगा। जब कैल्शियम ऑक्साइड, नाम नहीं लिख रहे हैं ना, लिख देते हैं, देखो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। ठीक, और वही जब कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाएगा। और क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। उसी तरह से जब कार्बन मोनो ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा मेरे भाई तो वो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, एक बार देखो पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन को अच्छा से देखो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन अच्छा से देखो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या देखे कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते। देखो इसमें है कुछ भी नहीं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में है कुछ भी नहीं। तुमको ये भी सिंपल चीज में समझना क्या कि भाई मैग्नीशियम एक एलिमेंट, ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट, दोनों एलिमेंट मिलकर एक यौगिक बना रहे हैं, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक H2 दूसरा O2, दोनों एलिमेंट मिलकर एक वाटर जो मॉलिक्यूल जो कंपाउंड है वो बना रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसी तरह से दो कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों मिलकर जब एक नया कंपाउंड यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। उसी तरह से जब एक कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है तो वो भी कैसा रिएक्शन है? वो भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। वो भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे देखें। कोई दिक्कत हुआ इसमें? ये चीज आप याद रखिएगा कि संयोजन अभिक्रिया में ये तीन ही केस हो सकती है कि दो यौगिक मिलकर एक यौगिक बनाएंगे, एक दो तत्व मिलकर एक यौगिक बनाएंगे और एक तत्व और एक यौगिक मिलकर एक यौगिक बनाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल नहीं है आपका कैल्शियम, ये सिर्फ रिएक्शन है। ठीक है, जो इसी से आ रहा है रिलेटेड। चलो आगे हम चले डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी अपघटन अभिक्रिया के। उसमें समय लगेगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको याद होगा जब हम अपना लेक्चर नंबर 5 दे रहे थे तो उसमें बताए थे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी सभी की सभी संयोजन अभिक्रिया उसमें उष्मा का क्या होता है? क्षेपण, मतलब ह्रास होता है। उसमें उष्मा का क्या होता है? ह्रास होता है। क्या हम बताए थे ये चीज? तो इस चीज को याद रखिएगा कि सभी की सभी संयोजन अभिक्रियाएं, सभी संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती है? सभी संयोजन अभिक्रियाओं में उष्मा का ह्रास होता है, यानी वह उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। यानी ये लाइन लिख लीजिए, सभी संयोजन, कोई होगा अपवाद में, लेकिन अपवाद आपको भी देखना नहीं। अभिक्रिया, सभी संयोजन अभिक्रिया तो उष्मा क्षेपी भी कहा जा सकता है। अब देखो, जैसे यही वाला प्रोसेस है, इस प्रोसेस में तुम देखोगे, इस प्रोसेस में CH का होल्टो में कि या जब तुम उसके करीब जा रहे तो तुमको गर्मी भी फील हो रही होगी, तो वो तुम फील जो हो रही है उसमें क्या हुआ? उष्मा पैदा हुई तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हुई। इसीलिए सभी की सभी संयोजन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया होती है? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। एक बार देखिएगा, थोड़ा पानी पी लेते हैं।
ठीक है। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। दूसरा क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया। दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया। और देखते हैं वियोजन। वियोजन थोड़ा बड़ा है, ठीक है, लेकिन सिर्फ तीनों का एक एक एग्जाम्पल लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तीनों का एक एक एग्जाम्पल लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तीनों का एक एक एग्जाम्पल लेते हुए, तीनों का एक एक एग्जाम्पल लेते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। दूसरा नंबर है वियोजन अभिक्रिया। अब थोड़ा जल्दी जल्दी देखें, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? अभी तक हम संयोजन में क्या देख रहे थे? सोचो, संयोजन में क्या देखे कि एक एक मिलकर, ये भी एक एक रहेगा, एक बनाएगा, एक प्लस एक मिलकर एक बनाएगा, या एक प्लस एक मिलकर एक बनाएगा। मतलब दो को मिलकर क्या बनाता था? एक। दो को मिलकर एक, दो को मिलकर एक। अब एक से दो को बनेगा। अभी तक टू से एक बन रहा था, अब एक से टू बनेगा। इस पे फोकस करो। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व से अभिक्रिया करता है तो वो एक यौगिक का निर्माण करता है, लेकिन ये संयोजन है। और वियोजन इसका उल्टा होता है कि जब एक यौगिक को, वियोजन में क्या होता है? वियोजन में क्या होता है? एक यौगिक दो तत्व या दो यौगिक या एक तत्व और एक यौगिक में टूट सकता है, या इससे अधिक में भी टूट सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि दो ही तत्व बने, हो सकता है तीन तत्व बन जाए। दो यौगिक जरूरी नहीं है, हो सकता है तीन यौगिक बन जाए। कोई जरूरी नहीं है कि एक यौगिक एक तत्व, दो तत्व एक यौगिक, दो यौगिक एक तत्व, या उससे ज्यादा भी बन सकते हैं। वियोजन में जस्ट संयोजन का उल्टा होता है। तो सबसे पहली बात जो तुमको समझ में आई वो लिखो कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। सबसे पहली बात तो हमें यही समझ में आई और हम यही लिखेंगे कि भाई वियोजन अर्थात अपघटन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है, विपरीत होती है। ठीक, पहली बात तो यही बतानी थी। क्या बता दिए? ठीक, इसको मिटा रहे हैं। दूसरा क्या था? दूसरा, अब इसका मेन डेफिनेशन अभी तक तो समझ में आ गया होगा। जब एक यौगिक को गर्म करोगे, क्या क्या कर सकते हो? वे अभिक्रिया जिनमें कोई यौगिक दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक, वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक यौगिक दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते। क्या इसमें दिक्कत हुई? इस बात को समझने में कोई भी दिक्कत कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? नहीं ना? ठीक है। अब दूसरा चीज देखो, वियोजन के बाद अब इसका वियोजन, अगर किसी भी चीज को तोड़ना है ना तो उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी? एनर्जी की। और इसी एनर्जी को हम तीन तरीके से देते हैं, इसीलिए हम वियोजन अभिक्रिया को तीन तरीका के वियोजन अभिक्रिया में बांटते हैं। किसी भी सब्सटेंस को अपने एक एक अलग अलग सब्सटेंस में तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी, यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इसी ऊर्जा में हम लोग इसको ऊष्मा भी दे सकते हैं, विद्युत भी दे सकते हैं और प्रकाश भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश में तो हम लोग क्या देख रहे थे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, यानी कि एक ही पदार्थ को दो पदार्थ में बांटने के लिए, एक ही पदार्थ या एक ही यौगिक को दो सरल यौगिक में बांटने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किस चीज की? एनर्जी की। किस चीज की आवश्यकता होती है मेरे भाई? सुनना, बहुत प्यार से सुनना डीकम्पोजिशन को। ये समझ में आ गया तो समझो तुमको सारा रिएक्शन, सिर्फ एक ऑक्सीडेशन को समझने में तकलीफ होगी और किसी चीज में नहीं। एनर्जी की आवश्यकता होती है, यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
और यही ऊर्जा हमें 3 तरीके से प्राप्त होती है। कितने तरीके से? 3 तरीके से। पहला होता है उष्मा के रूप में, दूसरा होता है विद्युत के रूप में, और तीसरा होता है प्रकाश के रूप में। अगर कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया उष्मा के द्वारा संपन्न हो रही है तो उसे हम कहते हैं तापीय डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सुनना, किसी भी वियोजन अभिक्रिया को हम लोग 3 तरीकों से, 3 तरह से वर्गीकृत करके अध्ययन करते हैं। पहला होता है उष्मीय कहो या तापीय कहो, ठीक। दूसरा होता है प्रकाशीय, और तीसरा होता है विद्युतीय, ठीक। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी दिया, ठीक है। अब देखो, अगर किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई पदार्थ अगर उष्मा के एनर्जी के रूप में उष्मा ले रही है और वो 2 भागों में बंट जा रही है, यानी कि सीधी बात समझे कि यदि डिकम्पोजिशन रिएक्शन उष्मा की वजह से हो रही है, यानी वह वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा के द्वारा संपन्न हो रही है उसे उष्मा द्वारा संपन्न, उसे हम क्या कहते हैं? उष्मीय विघटन अभिक्रिया। और वही चीज जब कोई अभिक्रिया प्रकाश एनर्जी के रूप में क्या ले? प्रकाश ले, और वो प्रकाश के द्वारा 2 भागों में टूट रही हो तो उसे हम कहते हैं प्रकाशीय विद्युत अपघटन। प्रकाश द्वारा संपन्न हो तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय। अब इस दोनों से तो तुमको ये समझ में आ गया होगा, सॉरी उल्टा हो गया, ये होगा प्रकाश द्वारा संपन्न। अब तुमको इससे तो ये समझ में आ गया होगा कि भाई विद्युतीय लिखा है यानी विद्युत की जरूरत है। यदि हम एनर्जी के रूप में विद्युत देंगे, क्या देंगे? विद्युत देंगे, जिससे कि सब्सटेंस 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाएगा, तो उसे हम कहेंगे विद्युतीय डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी विद्युत अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। सिंपल, इतना सा ही तुमको समझना था बस। अब उदाहरण देखना है, तो सबसे पहला उदाहरण, बहुत हल्का उदाहरण लेकर एक उदाहरण तीनों का दिखाते हैं आपको, ठीक है। जब भी तुम कोई अच्छा सा मिल जाए जो हल्का हो। हाँ, अभी तुमने देखा है कि जब तुम CaCO3 को हीट देगा, क्या देगा? हीट देगा यानी उष्मा देगा। अब बताओ, इसमें पदार्थ का टूटना किसके द्वारा हो रहा है? पदार्थ किसकी वजह से टूट रहा है? ऊर्जा का कौन सा रूप ले रहा है? उष्मा। तो ये उष्मीय अपघटन अभिक्रिया है। कैसी? उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, ठीक। तो देखो इसको, ये जब CaCO3 को उष्मा दी जाती है तो ये CaO और CO2 में टूट जाता है, ठीक है। क्या ये एक यौगिक 2 यौगिक में टूटा? हाँ, टूटा। तो इसका मतलब ये कैसी अभिक्रिया है? ये तुम्हारा उष्मीय अपघटन अभिक्रिया तो है, लेकिन उससे पहले वियोजन अभिक्रिया है। अब दूसरा देखो, तुमने जल सुना होगा, और जल सुना होगा कि हमेशा विद्युत देने पर ही जल से H अलग हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो जल को, उस एक कंपाउंड को अलग करने के लिए हमको एनर्जी का किस रूप का यूज करना पड़ा? विद्युत का। तो यानी ये कैसा अभिक्रिया है? विद्युतीय अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया मेरे भाई? ये विद्युतीय अभिक्रिया है, ठीक। अब देखो, तुम ये भी पढ़े हो, तुमने प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पढ़ी होगी क्लास 7th में, 9th में, और आगे तो नहीं, 9th में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पढ़ी होगी कि जब तुम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल के साथ अभिक्रिया करे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसने क्या प्रकाश लिया? सूर्य का प्रकाश लिया। और क्लोरोफिल, इसने एनर्जी का किस रूप का यूज किया है? सूर्य का प्रकाश का यूज किया है। तब चल के ये ग्लूकोज बनाता है और जल बनाता है, नहीं, ऑक्सीजन गैस बनाता है। हाँ, तो यही चीज है। इसमें एनर्जी का कौन सा रूप लिया है भाई? सूर्य का प्रकाश, यानी प्रकाश लिया है। तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई? ये हो गई आपका प्रकाशीय विद्युत अपघटन, ठीक है। इसको हम कह देते हैं TDR
थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको क्या कहते हैं पीडीआर। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको क्या कहते हैं ईडीआर, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, तो उस हिसाब से ये हो गया तुम्हारा टीडीआर, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये हो गया तुम्हारा ईडीआर यानी इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये हो गया तुम्हारा कौन सा पीडीआर यानी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब अब तुमको देखना है कौन सा, अब तुमको देखना है, अब तुमको देखना है, एक मिनट रुक जाना दोस्तों, वो वाला मिलेगा कब ना, कहाँ गया, हाँ ये रहा। देखो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें सूर्य का प्रकाश क्या किया गया, यूज किया गया है। आप ये कहेंगे कि इधर तो एक है ही नहीं, अच्छा चलो थोड़ा सा दे देते हैं। ठीक है, वैसे ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा देखो, चलो दूसरा उदाहरण दे देता है इसमें, क्योंकि इसमें तुम लोगों के मन में आ गया होगा कि इधर तो दो है, हाँ दो है, चलो सुनो। अच्छा चलो एक और देते हैं तुमको पीडीआर का, पीडीआर का देते हैं, किसका पीडीआर का उदाहरण मिलेगा, पीडीआर का तब ना, हाँ ये मिल गया। एजीसीएल का नाम सुने हो, एजीसीएल, एजीसीएल का उपयोग ना फोटोग्राफी में किया जाता है, किसमें किया जाता है, फोटोग्राफी में। ठीक है, व्हाइट और ब्लैक कलर के फोटोग्राफी को पाने के लिए, व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एजीसीएल का यूज किया जाता है, किसका, एजीसीएल का। और इसमें जब लाइट पड़ती है, क्या पड़ती है, लाइट पड़ती है, तो इससे एजी और सीएल अलग हो जाता है, एजी और सीएल2 अलग हो जाता है। ठीक है, लाइट का समझ में आ गया, लाइट कैसे होगा, लाइट का समझ में आ गया कि लाइट कैसे होगा मेरे भाई, हाँ चलो अच्छा, अगर समझ में आ गया तो ये वाला ही नोट डाउन कर लो, ये वाला छोड़ देना। लेकिन है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्यों, क्योंकि इसमें उष्मा प्रोडक्ट रिएक्टेंट के साइड ली गई है, और जब उष्मा रिएक्टेंट के साइड ली जाती है तो वो हो जाती है उष्मा शोषी अभिक्रिया, और उष्मा शोषी अभिक्रिया हमेशा ही वियोजन अभिक्रिया मानी जाती है। ठीक है, तो दिक्कत इसमें नहीं। और ये पेज बहुत जरूरी है, ये पेज बहुत जरूरी है, अगर बोलिएगा तो शॉर्ट शॉर्ट करके, क्या शॉर्ट शॉर्ट करके हम एक एक रिएक्शन को सिर्फ अपने एक एक क्लास में समझाएंगे, ताकि हम उसको और अच्छा ज्यादा अच्छे से समझा सकें। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, लेकिन हम तो अपना पूरा कोशिश दे रहे हैं कि आपको वियोजन समझ में आए, संयोजन समझ में आए, और इसी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ आपको एक हल्का सा याद करने के लिए देके बाकी का जो रिएक्शन है उसको अगले क्लास में समझाएंगे, उसको क्या करेंगे, अगले क्लास में समझाएंगे। लेकिन ये वाली चीज वियोजन और संयोजन, इसको अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा पढ़िएगा, क्या करिएगा, दोबारा पढ़िएगा। ठीक है, नहीं तो एक शॉर्ट्स के तहत हम आपको संयोजन और वियोजन का हर एक छोटा छोटा टर्म उसमें हम बता दिखा देंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो हम अभी आपको कुछ एग्जांपल्स देते हैं, उसमें आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताना है कि वो टूट के क्या बनाएगा और वो किस तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक, और हम कुछ एग्जांपल्स वियोजन का भी देंगे और कुछ याद करने के लिए भी दे रहे हैं आपको। ठीक, तो कुछ बस 5 मिनट मिटाने दीजिए हमको। कौन कौन सा बच गया है, अब क्षेपण अभिक्रिया बच गया, द्विविस्थापन, विस्थापन, ऑक्सीकरण और अपचयन, उसके बाद उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी, बस ये बस इतना सही बचा। हम क्लास को लंबा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चा को लंबा क्लास पसंद नहीं है। आपको एक अभिक्रिया रासायनिक रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है, रिएक्टिविटी सीरीज मतलब अभिक्रिया कौन पहले करेगा। ठीक है, सबसे पहले आपका पोटासियम, हिंदी में लिखते हैं ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम,
जिंक, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और सोना। सिल्वर और सोना। देखो इस हाइड्रोजन के ऊपर वाला ये जितना भी है और ये वाला, ये सारा का सारा हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है, हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है। ठीक है, याद रखना है। और ये वाला सारा हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। ठीक है, ये हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। और एक चीज क्या, कि जैसे जैसे तुम नीचे आओगे अभिक्रिया करने की क्षमता घटती जाएगी। यानी हमको कहने का ये मतलब है कि सोडियम से ज्यादा अधिक क्रियाशील पोटेशियम, कैल्शियम से ज्यादा सोडियम, मैग्नीशियम से ज्यादा कैल्शियम है, एल्यूमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम है, जिंक से ज्यादा एल्यूमिनियम है, टीन से ज्यादा जिंक है, लेड से ज्यादा टीन है, और हाइड्रोजन से ज्यादा लेड। फिर उसके बाद नीचे जब तो कॉपर से ज्यादा तो मरकरी है, और सिल्वर से ज्यादा मरकरी है, और ये सोना से ज्यादा सिल्वर है। ठीक है, ये सब क्या है कि ये ज्यादा क्रियाशील, ये क्या है, नीचे आने पर क्रियाशीलता घटती है। क्रियाशीलता क्या होती है, घटती घटती है। समझ गए, तो दिक्कत है इसमें नहीं? समझ गए कि सोडियम से ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम, कैल्शियम से ज्यादा सोडियम, मैग्नीशियम से ज्यादा कैल्शियम, एल्यूमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम, जिंक से ज्यादा एल्यूमिनियम, टीन से ज्यादा जिंक, और लेड से ज्यादा टीन। अब देखो कैसे पूछेगा, तुमसे पूछेगा पोटेशियम और लेड में ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सा है, तो तुमको बताना है भाई पोटेशियम है। क्यों? क्योंकि लेड जो है नीचे और पोटेशियम ऊपर है, इसलिए पोटेशियम ज्यादा क्रियाशील है किसकी तुलना में, लेड की तुलना में। ठीक है, हो सकता है फिर पूछ दे एल्यूमिनियम ज्यादा क्रियाशील है या फिर मरकरी, तो हमको बताना है कौन, एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि मरकरी तो बाबू हाइड्रोजन के बाद आ रहा है, यानी ये और कम क्रियाशील है, बल्कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन के ऊपर, ये हाइड्रोजन से भी ज्यादा क्रियाशील है। ठीक है, इस तरह से ये याद रखना है। और कुछ होमवर्क दे देते हैं आप लोग कि आपको बताना है, और इसको याद कैसे करोगे, मन में आ रहा होगा, तो इसको याद ऐसे बहुत सिंपल तरीका से करना है। एक मिनट रुक जाइए पहले। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, इसको याद कैसे करना है, अगर मन में आ रहा है तो सिंपल है, याद करोगे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, सोना। एक लाइन से याद होना चाहिए, ताकि तुम ये बता सको कि भाई पोटेशियम सोडियम, मतलब सोडियम पोटेशियम से ज्यादा है, और लेड अगर नीचे है तो यानी लेड पोटेशियम, पोटेशियम ज्यादा है और लेड कम है। इस तरह से अपने हाथ पर याद करो या कैसे भी याद करो, और तुम जानो तुम कैसे याद करोगे इस चीज को, कि लेड से ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम, टीन से ज्यादा भी पोटेशियम, नीचे वाले सभी से ज्यादा पोटेशियम है, फिर इस नीचे वाले से ज्यादा सोडियम है, फिर ऐसे करके सारा का सारा याद होना चाहिए। अब उदाहरण दे आपको कुछ होमवर्क देते हैं रिएक्शन में, आपको बताना है कि वो कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन डीकम्पोजिशन, और डीकम्पोजिशन है तो वो कैसा है, थर्मल, इलेक्ट्रिक और फोटो, ये आपको बताना है। चलो देते हैं, थोड़ा देख देख। पहला हो गया NH3 और HCl जब रिएक्ट करता है तो वो NH4Cl बनाता है, ये कैसा रिएक्शन है। दूसरा कि SO2 और O2 रिएक्ट करके SO3 बनाता है। ठीक है, बैलेंस भी करना है, बैलेंस भी करना है। ठीक, अब बैलेंस भी करना है, क्या करना है, बैलेंस भी करना है। बैलेंस भी करना है।
ठीक है। ये 5 अभिक्रिया हमने आपको दी। कितनी अभिक्रिया? 5 अभिक्रिया। इस 5 अभिक्रिया में आपको बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कौन सा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, और उसके बाद अगर डीकम्पोजिशन है तो कैसा है, और फिर बैलेंस करना है। ये 5 में, ठीक है। और तो कुछ लग नहीं रहा है। ये आपका हो गया होमवर्क का। ठीक है। ये आपका शायद लेक्चर नंबर 6 है। हमने सोचा था कि 7-8 बोल रहे थे, 7-8 चला जाएगा, क्योंकि अगला लेक्चर में ऑक्सीडेशन खत्म नहीं होगा, तो कोशिश रहेगी, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट्स बना के आपको कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन का सारा मिल जाएगा, ठीक है। और चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल के लेक्चर में केमिस्ट्री के, और आज मैथ के लिए भी आ रहे हैं हम, पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद को लेकर, ठीक है। चलिए, तब हम मिलते हैं हम कल, और याद रखिएगा हमारा टेलीग्राम चैनल है टारगेट जॉन। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं आपको कल। ठीक है दोस्तों, नमस्कार आप सभी को।